अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको, इससे पहले वाली बात में, कि हम तीन जो फंक्शन हैं, 3 फंक्शन पे ये सब कुछ क्लियर नहीं कर सकते। कम से कम इसके 10, 12, 15 फंक्शन हम बताएंगे, तब जाके क्लियर करेंगे। अच्छा, आपका सवाल क्या था? ये अच्छा, ये देखें, सबसे पहले तो ये लिखा नाजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है। नाजिया नहीं, नाजिया। और ये लिखा एग्जाशन। एग्जाशन से मुराद ये कि जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो एग्जाशन कहेंगे। अच्छा, बेशक जल्दबाजी में स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो सकती हैं, उस पर तवज्जो नहीं दिया करें। आते हैं, इस तरफ आते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि लीवर जो है वो हमारा लार्जेस्ट आर्गन ऑफ द बॉडी है, और वो उसके फंक्शंस जो हैं वो मोर देन 100 यानी 500 से ज़्यादा उसके फंक्शन हैं। लेकिन बेसिक फंक्शन हमें, प्राइमरी फंक्शन या बेसिक फंक्शन हमें पता होने चाहिए। मैंने यहाँ आपको लिखा है बेसिक एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लीवर। जब ये फंक्शंस पता होंगे तो देखिए, ये मैंने लिखा है साइन सिम्टम ऑफ LFD, उधर लिखा LFT, इधर लिखा LFD, बिकॉज लीवर फंक्शन डिसऑर्डर। देखिए, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट और LFD लीवर फंक्शन डिसऑर्डर। तो फंक्शन डिसऑर्डर हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द LFT। हमें दिख रहा है कि फंक्शन डिसऑर्डर हो रहे हैं, लेकिन फंक्शन है क्या ये तो पता कोई नहीं, लिहाजा फंक्शन हमें पहले पता होने चाहिए। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले या इससे पहले वाली गुफ्तगू में बताया कि देखिए, लीवर जो है लार्जेस्ट आर्गन ऑफ द बॉडी है, और वो लार्जेस्ट आर्गन ऑफ द बॉडी होने के बावजूद जो है हमारे राइट क्वाड्रेंट में मौजूद है, और उसको तकरीबन हम कह सकते हैं कि 3 पाउंड से लेके तकरीबन एवरेज इसका जो वेट होता है, वज़न जो होता है वो 3 पाउंड होता है, या 1.5 kg होता है, 1.5 kg एवरेज वेट। ये बात हो रही है एक एवरेज अडल्ट एवरेज हेल्दी आदमी की। तो ये जो लीवर का जो वज़न है वो मैंने बताया आपको। लीवर का जो साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 सेंटीमीटर, या यूँ कह लें कि तकरीबन 4-5 इंच के करीब होता है। ये इतना छोटा होने के बावजूद बड़े बड़े काम कर रहा होता है, फैक्ट्री की तरह काम कर रहा होता है। ये इसका जो है बायोकेमिकल इसका काम है, केमिकली ये चेंज करता है हमारी बहुत सारी चीज़ों को। ये हम कई बार कह चुके हैं कि जो कुछ हम खाते हैं वो किस तरह हमारे जिस्म में जाता है। सबसे पहले एनर्जी प्रोविज़न में वो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन, यानी ग्लूकोज की सूरत में जो है हमारे बॉडी को जो एनर्जी फराहम करता है वो ग्लाइकोजन की सूरत में, ग्लूकोज की सूरत में करता है। ये बायोकेमिकल हम जो भी खा रहे होते हैं उसके गुजरता जिगर से। ये एक ऐसा उज़ू है, ये एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा आर्गन है, यानी ये जितना भी हम कुछ खा रहे हैं, दवाएं से लेके और खाना तक, यानी ग़िज़ा खा रहे हैं तो भी। और मेरा एक लेक्चर था, आपने सुना या नहीं, वो था फूड ड्रग एंड मेडिसन, फूड ड्रग मेडिसन एंड रेमेडी। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म इसलिए लिखा है ताकि आपको सिर्फ तस्करा कर सकूं। फूड ड्रग मेडिसन एंड रेमेडी, ये एक लेक्चर था। तो हम चाहे खाना खा रहे हों, चाहे कुछ शौक़ पूरा कर रहे हों कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक से, या चाहे हम ख़ुदकशी की कोशिश कर रहे हों कोई जहरीली चीज़ पीकर या खाकर, उसने गुजरना जिगर से। वो चूँकि जिगर हमारा एक ऐसा उज़्व है जो तमाम तर किस्म के जो हमारे जिस्म में बज़रिया दहन या बज़रिया मुँह या ओरल जाती है, या वो बिलफर्ज ब्लड में चली गई तो भी वो लीवर, चूँकि इसका काम फिल्ट्रेशन भी है, तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। जो हम खा रहे हैं उसकी एनर्जी की सूरत में हमें प्रोवाइड कर रहा है। ये याद रखेंगे तो मैं इधर आके बताऊंगा आपको। दूसरा इसका है डिटॉक्सिफिकेशन।
डिटॉक्सिफिकेशन वैसे तो मैंने एक नंबर 2 डाल के डिटॉक्सिफिकेशन कर दिया, लेकिन इसमें मैंने तकरीबन 8-10 जो है टाइप्स बताई हैं। डिटॉक्सिफिकेशन से मुराद कि वो खून को भी फ़िल्टर करता है। देखिए हमारे कंसेप्ट ये हैं कि खून को फ़िल्टर करने वाली चीज़ सिर्फ गुर्दा है। ऐसा है नहीं कि गुर्दा बिल्कुल फ़िल्टर कर रहा है, वो अलग किस्म का फ़िल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड है। इसी तरह जो है खून साफ़ करना, तो वो हम कहते हैं कि जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, वो खून साफ़ करें, वो उसमें ऑक्सीजन मिला रहे हैं। गुर्दा जो है वो यूरिया, क्रिएटिनिन, अमोनिया, ये बहुत सारी चीज़ें जो हमारे ब्लड में चल रही होती हैं वो वहाँ से निकाल के फेंक रहा है। लेकिन डिटॉक्सिफाई करना यानी कि जो हम हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा जहरीली चीज़ें या नुकसानदेह चीज़ें जो बन रही हैं वो लीवर कर रहा है, तो लीवर पे बड़ा बोझ होता है। मैंने बता दिया आपको कि जिगर जो है वो इतना छोटा होने के बावजूद, यानी तकरीबन 1.5 किलो का वज़न का जिगर जो है उसकी कुल जो है साइज़ तकरीबन 10 से 12 सेंटीमीटर है, उसके बावजूद उसके काम बहुत हैं। तो वो अगर आधा भी रह जाए तो भी काम कर रहा होता है लेकिन हम उसे आधा क्यों होने दें या कम क्यों होने दें। डिटॉक्सिफिकेशन में तमाम किस्म के टॉक्सिन, मैंने बताया था टॉक्सिन जो हैं वो भी टॉक्सिन हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पैदा करता हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ऐसी चीज़ है जो हम ज़िंदा रहते हुए उसे अपने जिस्म में इंट्रोड्यूस होने से नहीं रोक सकते। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इंट्रोड्यूस, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि जरासीम को खाने पीने से नहीं रोक सकते। इंट्रोड्यूस क्यों कि जरासीम सिर्फ मुंह के ज़रिए नहीं जा रहे हैं, नाक के ज़रिए भी जा रहे हैं, आँख के ज़रिए भी जा रहे हैं और स्किन पे भी लग रहे हैं और हमारे जेनाइटल ऑर्गन से भी जरासीम जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैंने इसलिए लफ्ज़ कहा है कि जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जिस्म में हर वक्त इंट्रोड्यूस होते रहते हैं, तो उसमें चाहे वायरसेस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कोई और चीज़ हो, वो अपने डायरेक्टली मुतासिर करते हैं और टॉक्सिन भी खारिज करते हैं। उसके अलावा हम जो तरह तरह की जदीद दौर में जो जी रहे हैं, जदीद दौर में हम जो पानी पी रहे हैं वो कंटामिनेटेड है। हम जो पानी पी रहे हैं वो आलूदा होने के अलावा, कंटामिनेशन होने के अलावा उसमें कुछ चीज़ों का इजाफी मिकदार में मिलना है, ख़ासकर कुछ इलाकों में। किसी इलाके में लेड यानी सीसा जो एक जहर है वो मिल रहा होता है। किसी इलाके में अब जो है पानी नलकों से कम आ रहा है, बोरिंग करा के या अंडरग्राउंड वाटर से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर वो एक और ख़तरनाक सिचुएशन में आपको बता दूंगा, बल्कि बता देता हूँ कि हम जो आरओ प्लांट से पानी ले रहे हैं, आरओ प्लांट जो है वैसे तो मौजूद नहीं है, लेकिन लिखने के बजाय ऐसे बता देता हूँ। आरओ से मुराद क्या है, ये रिवर्सल ऑस्मोसिस होता है। रिवर्सल ऑस्मोसिस से मुराद आरओ जो है रिवर्सल ऑस्मोसिस है। उसमें पानी को बिल्कुल फ़िल्टर कर लेते हैं, उसके बाद जो है उसमें मिनरल मिलाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिनरल वाटर। मिनरल मिलाते हैं, कोई जो है चूँकि कमर्शलिज्म में चले आते हैं, कोई सस्ता मिनरल मिला रहा है, कोई किसी मुल्क का, कोई किसी कंपनी का, कोई कम ज़्यादा पैमाना मिला रहा है। तो उससे क्या है कि कुदरती तौर पे वो जो प्रोपोर्शन होता है, जो कुदरती तौर पे जो उसकी शरह होती है मिनरल की, वो मुतासिर हो जाती है और तरह तरह के मिनरल हमें तबाह कर रहे होते हैं। तो हम पीने में भी टॉक्सिन ले रहे हैं, जहर ले रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा खाने में मैंने आपको बताया था कि जिगर की कौन सी चीज़ जो है जिगर को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, तबाह करती है, और ये सारे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जिगर का काम है। इसी तरह एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन जो है वो देखें, मैंने अभी कहा शौक़ पूरा कर रहे हैं। जो लोग शराब पीते हैं, अल्कोहलिज्म के शिकार हैं, ठीक है, तो अल्कोहलिज्म के शिकार हैं, तो वो लोग भी ज़्यादा जिगर, सबसे ज़्यादा जिगर जिस नशे से, कामन नशे हैं, जिस नशे से सबसे ज़्यादा जिगर मुतासिर होता है वो शराब है, शराब नोशी से। तो ये जो है यहाँ बताऊँगा इंशाअल्लाह कि ये जो ऊपर नीचे चीज़ें आ रही हैं ये शराब नोशी की वजह से या किसी जरासीम की वजह से। देखो ना, हम ये समझेंगे तो इधर आ जाएंगे, ठीक है।
तो ये याद रहे बड़े काम की बात कि कोई भी हम दवा खा रहे हों, ऐसी दवा जो मजबूरी भी हो जाए। कुछ दवाएं शौक़ में खाते हैं, ताकत की दवा, और मैं कहना नहीं चाह रहा, बहुत सारी चीज़ें वो शौक़ में खाते हैं, वो सारी की सारी छुप के खाते हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो मोस्टली जो है मखसूस छोटे छोटे लोगों की बनाई होती है, उस पर तहकीक नहीं होती। तहकीक होगी इंटरनेशनली या नेशनली, बड़ी तहकीक होगी, लैब्स में जाएंगी तो फिर वो बात खुल जाएगी ना कि ये तो बजाय फ़ायदे के नुकसान दे रही है। उर्फ़ आम में कुश्ते खाया करते थे पुराने लोग, कुश्ते, तरह तरह के कुश्ते बना के खाया करते थे। सोने का कुश्ता ही खा रहे हैं, अब सोना पहनने की चीज़ है तुम चले। अच्छा, बहरहाल वो एक अलग इशू है। तो जितनी भी टॉक्सिक और टॉक्सिक के अलावा जो केमिकल चीज़ें हैं, मेटेलिक चीज़ें हैं जो नुकसानदेह हैं, वो गुज़रती यहीं से हैं। लेकिन कुछ ये तो शौक़ में दवा खा रहा है, एक दवा है जो मजबूरन आदमी खा रहा है। एक दवा से मेरा कुछ दवाएं, मिसाल के तौर पे किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, वो लॉन्ग टर्म यानी बहुत अरसे तक एक ख़ास दवा को, ब्लड प्रेशर की नाम नहीं लूँगा, वो ले रहा है। वो जितनी भी दवा ले रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है या नहीं हो रहा वो अपनी जगह, लेकिन वो जिगर से गुजर रही हैं। किसी को खुदा न खास्ता टीबी हो गई, टीबी की दवा कम से कम 3 महीने, फिर 6 महीने, फिर 9 महीने या पूरे साल इस्तेमाल की जाती है। अद्वियात में जान बचाने से मुराद ये कि बीमारियों को दूर करने वाली अद्वियात में सबसे खौफनाक या ख़तरनाक या नुकसानदा, ये यूँ कहना चाहिए, नुकसानदा ATT होती है, ATT, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट। एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट जो होता है वो सबसे ख़तरनाक, नुकसानदा और तबाहकुन होता है पूरे जिस्म के लिए, सिर्फ जिगर के लिए नहीं बल्कि तमाम जिस्म के लिए। तो अगर प्रोलॉन्ग टाइम में, वो तो मजबूरी है ना, टीबी की तो मजबूरन ले रहा है वो दवा, एक बात। फिर टीबी हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, और बहुत सारी थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, किसी को ऑटोइम्यून मामला होते हैं, डिजीज़ होती हैं, वो मुस्तकिल दवा ले रहा होता है या कम से कम साल भर के लिए भी दवा ले रहा। साइकोटिक पेशेंट जो होता है, नफ्सियाती मरीज़, उसको 6-6 साल 7-7 साल दवा देनी पड़ती है, तो वो मुस्तकिल एक दवा ले रहा है, वो जिगर को मुतासिर कर सकती है। फिर जिगर जो है मेटाबॉलिज्म करता है, मेटाबॉलिज्म का काम करता है जिगर, और अच्छा ये एलिमिनेशन का काम कर रहा है, दवाओं को और बहुत सारी चीज़ों को निकाल रहा है। मेटाबॉलिज्म में सबसे ज़्यादा मैंने कहा कि जिगर जो सबसे ज़्यादा हमारी खाई हुई ग़िज़ाओं में सबसे ज़्यादा जिस काम के लिए जिगर बना हुआ है ग़िज़ाओं में, वो है फ़ैट या फैटी ग़िज़ा, यानी चिकनाई वाली मुरगन ग़िज़ाओं को जो है जिगर ही जो है वो काबिल हज़म, यानी हज़म होने के काबिल बनाता है जिगर। वरना आप ज़्यादा चिकनाई जब भी खाते हैं, आपने देखा आपको अजीब सी कैफियत हो जाती है। तो चिकनाई खाने वाले, चिकनी ग़िज़ा खाने वाले और उन लोगों में जिगर का रोल बड़ा होता है। तो जितना भी फ़ैट होता है, फ़ैट, अच्छा कुछ फ़ैट तो सामने दिख रहे होते हैं, जैसे कि मक्खन है, जैसे कि दूध है, दूध में भी ऊपर फ़ैट होता है, या घी है, या तली हुई चीज़ें, फ्राई चीज़ें, उसमें हमें दिख रहा है कि फ़ैट है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें फ़ैट का पता नहीं चलता, लेकिन फ़ैट होती है। फैटी एसिड होते हैं, फैटी मील होता है। फैटी मील जो है वो उसको मेटाबोलाइज करने का काम जो है ये जिगर का है सबसे ज़्यादा फैट में। फिर वो कार्बोहाइड्रेट्स को भी और प्रोटीन को भी जो है वो मेटाबोलाइज करता है, तो हज़म करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। स्टोरेज में मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोजन को स्टोरेज करता है, ग्लूकोज को स्टोरेज करता है, विटामिन को स्टोरेज करता है, मिनरल को स्टोरेज करता है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि विटामिन कौन कौन से हैं जो फ़ैट सोल्यूबल हैं। तो फ़ैट सोल्यूबल विटामिन में जो है वो है जी, हमारा चैनल है KAD, आपने देखा होगा,
KAD। तो KAD में वाइटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन K, विटामिन A, विटामिन D। ठीक है, विटामिन K फैट सोल्यूबल, विटामिन A फैट सोल्यूबल, विटामिन D फैट सोल्यूबल, विटामिन E फैट सोल्यूबल। तो ये जो है फैट सोल्यूबल विटामिन हैं जो ये स्टोर कर लेता है, चर्बी स्टोर करता है, लिहाजा एनर्जी स्टोर करता है। इसकी ये क्वालिटी जितनी है कि स्टोर करने वाली, इतना ही ये नुकसानदेह भी है। क्या नुकसानदेह? हम जितना खा रहे हैं, एक्सेसिव खा रहे हैं, वो खुद ही स्टोर करने लगता है। विटामिन ए की डिफिशिएंसी से बहुत सारी प्रॉब्लम होती होंगी और होती हैं, वो मैं जब विटामिन का चैप्टर होगा बताऊंगा। लेकिन विटामिन ए या जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, यानी A, D, E, K, और तो जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, वो कम लेने से जो है उसकी कमी से हमारे जिस्म में बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। लेकिन उसका इजाफी लेने से वही पेचीदगियाँ या उससे भी ज़्यादा, दैट इज़ कॉल्ड टॉक्सिसिटी। देखिए, कम लेने से क्या होता है कि जिस्म में कमी पैदा होती है, और ज़्यादा लेने से टॉक्सिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? टॉक्सिक हो जाता है, टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी से मेरा जहरीली कैफियतें आती है बहुत ज़्यादा विटामिन लेने से। ऐसे ही तस्करतन बताऊँ, विटामिन ए कम लेने से या डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से बाल, जिल्द, नाखून ये हमारे मुतासर होते हैं। लोग कहते हैं कि आँखों के लिए वो अपनी जगह, वो बात की चीज़ है। बाल, जिल्द और नाखून ये जो है विटामिन ए की डिफिशिएंसी से मुतासर होते हैं। तो जब कोई विटामिन ए कोई डॉक्टर लिखता है किसी लड़की, औरत या किसी को भी, तो वो मुस्तकिल खाने लगती है। उसकी ज़्यादती से, ज़्यादा तेज़ी से बाल, जिल्द और नाखून मुतासर है। ये है इसका बताने का मकसद। तो जहाँ स्टोर कर रहा है हमारे फ़ायदे की चीज़ है, वहीं वो नुकसानदेह भी है, नुकसान भी दे रहा है, और जो है स्टोर करके वो मोटापा और ये सारी चीज़ें पैदा कर रहा है। प्रोडक्शन, बाइल प्रोड्यूस करता है, एंजाइम प्रोड्यूस करता है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे जिगर का काम है। सवाल ये कि जिगर को हम कैसे जांचते हैं या कैसे ख्याल करते हैं कि जिगर का टेस्ट या LFT, या हम इसे क्या क्या कहते हैं, मैंने लिखा है शायद यहाँ, हाँ लिखा हुआ है, लीवर प्रोफाइल भी कहते हैं, LFT भी कहते हैं, और लीवर बायोकेमिस्ट्री हम देखते हैं इसमें। तो लिया बेटा, तो लीवर का जो टेस्ट है वो हम कैसे देख रहे होते हैं, कैसे पढ़ रहे होते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमें ज़रूरत क्या होती है, या क्या इंडिकेशन या क्या मामला आ रहे होते हैं कि हमें जिगर का टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ रही हो। आप में से कोई बताएगा कि क्यों हम जिगर का टेस्ट या लीवर का टेस्ट या लीवर फंक्शन टेस्ट या LFT या लीवर प्रोफाइल करवाते हैं? ऐसी क्या मुश्किल आती है हम पे, या कहाँ हमें महसूस होता है ये करवाना चाहिए? ये आप जवाब दें। देखिए, स्वेलिंग एडवांस वाली कैफियत है। कुछ चीज़ें मैंने लाल पेन से लिखी हैं, साइन है सिम्टम, और कुछ चीज़ें हमने नीले से लिखी हैं, ब्लैक से, नीले से लिखी हैं। तो जो रेड से लिखी हैं वो एडवांस हैं और ख़तरनाक हैं। जी, खाना हजम नहीं होता। जी, पीलिया, हाँ पीलिया क्या है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो अलामात साइन सिम्टम मैंने यहाँ लिखी हैं वो अपनी जगह है, जहन में रख लीजिए चंद बातें। ये इसलिए नहीं कि आप को मैंने बोर्ड पे जो लिखा है वही बताऊंगा, जो मेरे जहन में, बोर्ड पे लिखना फिर देर लगती है। अगर किसी शख्स की उम्र, अगर आपकी एज 25 से ज़्यादा हो रही है तो कभी एक बार आपने LFT ज़रूर कराना है। अगर आपकी एज 25 से ज़्यादा हो रही है तो एक बार LFT ज़रूर कराना है। अगर आपकी फैमिली में लीवर की
मतलब आपकी पूरी फैमिली में लीवर की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपने LFT ज़रूर कराना है। अभी कोई सिम्टम नहीं आ रही, अल्लाह न करे आप में 25 साल एज सिम्टम नहीं है। अगर आपकी फैमिली में खुदा न खास्ता डायबिटीज़ चल रहा है, हेपेटाइटिस चल रहा है या ऑटोइम्यून बहुत सारी डिजीज़ होती हैं वो चल रही हैं, तो आपने LFT ज़रूर कराना है। ठीक है, LFT कराना है अच्छी जगह से, अच्छी लैब से। पेमेंट कर रहे हो ना, पैसा दे रहे हो, जब पैसा दे रहे हो तो अच्छी से अच्छी रिलायबल लैब से कराएं। आप ये ना समझें कि जी वो तो 2,500 ले रहे हैं और ये जो है 2,200 रुपये ले रहा है, तो फिर आप 300 रुपये ना देखें या फिर ना कराएं। अच्छी से अच्छी जगह से आपने LFT कराना। अगर आपकी फैमिली में शुगर है, तो ये मैं जवान बच्चियों की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी फैमिली में शुगर है तो आपने 25 साल के बाद एक लीवर टेस्ट ज़रूर कराना। उन अफराद को जिनकी उम्र, चाहे बीमारी है ख़ानदान में या नहीं है, अगर उनकी फैमिली में कोई डिजीज़ है या नहीं है, 40 साल से ज़्यादा उम्र हो गई तो उन्हें लीवर फंक्शन टेस्ट या लीवर प्रोफाइल ज़रूर कराना चाहिए, एक बार लाजमी कराएं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मोटापा हो रहा है या वज़न गिर रहा है, वेट गेन या वेट लॉस, अगर आपका वज़न कम हो रहा है या वज़न बढ़ रहा है तो उस सूरत में भी आपने LFT कराना है, प्रोफाइल कराना। अगर आप किसी भी उम्र के हों, आपके बहन भाई रिश्तेदार छोटे बड़े, अगर उसकी उम्र जो है वो 25 साल से भी कम है, 16 साल है, लड़की है या लड़का है, उसका वज़न बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो उसको LFT ज़रूर कराना है। ठीक है, ये जो साइन सिम्टम है इसको तो मैं बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। याद रखिएगा कि अगर आपकी एज, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन होती है और 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा बेबीज़ पैदा कर चुकी हैं, तो आपको फर्दर बेबी की प्लानिंग से पहले, नेक्स्ट बेबी की प्लानिंग से पहले LFT ज़रूर कराना। ये वो बातें हैं जो बोर्ड पे नहीं हैं, ये वो बातें हैं जो जैसे जैसे मुझे याद आ रही हैं, देखिए मैंने लिख दिया। ठीक है, तो जो याद आ रही है वो मैं बता रहा हूँ। ये जो लेक्चर्स हैं जो आपको अच्छे भी लगते हैं, पसंद भी आते हैं, ये बरसों की स्टडी, यानी यूँ कहें कि 96 से स्टडी और 86 से स्टडी और 96 से प्रैक्टिकल, तो ये बरसों की, किसी की भी, मेरी नहीं, किसी की भी बरसों की स्टडी और प्रैक्टिकल की बुनियाद पर ये सारी बातें होती हैं, ये सारे लेक्चर्स होते हैं। वो 1 घंटे 2 घंटे 6 घंटे में आप नहीं सीख सकेंगे, लेकिन कोशिश होती है कि सिखा दिया जाए। अगर आपको खाना खाने के बाद इन्होंने कहा कि बदहज़मी हो रही है, हज़म नहीं हो रहा, देखिए अगर आप खाना खाते ही सोने लगेंगे, चाहे आपको लीवर का मसला हो या ना हो, तो वो तो बदहज़मी आपको रहेगी। ठीक है, अगर आप हर किस्म का खाना आपको हज़म हो रहा है लेकिन फ़ैट हज़म नहीं हो रही, यानी कि अगर आपको मतलब चिकना खाना हज़म नहीं हो रहा, कोई बात याद आ रही थी, तो चिकना खाना हज़म नहीं हो रहा तो आपको लीवर फंक्शन टेस्ट कराना है, प्री एक्सक्यूज़ के साथ, पहले मादत के साथ ख़वातीन से। अगर आप जो है औरत हैं, आप तो हो ही नहीं सकते ना, अगर आप औरत हैं, अगर आपकी उम्र जो है वो, अगर आप औरत हैं, आप जो हैं आपका कलर फेयर है, आपकी उम्र अप्रॉक्सीमेटली 35 हो रही है, 40 हो रही है, अगर आपकी शादी हो गई और बच्चे आसानी से, मतलब इजीली, यानी बच्चे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, वक्फा आ रहा हो, तो आपने जो है लीवर फंक्शन टेस्ट ज़रूर कराना है। ये ख़वातीन। अगर लड़के ऊल फूल जाकर हर किस्म का शौक़ पूरा कर रहे हैं, जिस्मानी रवाबित रख रहे हैं, तो उन्हें लीवर फंक्शन टेस्ट ज़रूर कराना। अगर वो खून देने का शौक़ रखते हैं या जज्बा रखते हैं, बार बार खून दे रहे हैं, तो भी उन्हें लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं। लेकिन अच्छी लैब्स जो हैं खून लेते वक्त जो है वो ख़ुद भी टेस्ट कर देती हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप
बहुत से लड़के एक यही शौक नहीं, अल्कोहलिज्म का शिकार हैं, शराब नोशी कर रहे हैं, उम्र कोई सी भी हो, आपको शराब नोशी करने में हर 6 महीने या साल में लाजमी कराना है आपको लीवर फंक्शन टेस्ट। याद रखिएगा, लीवर फंक्शन टेस्ट में जो है बहुत सारी लीवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल आ जाए तो इसका मतलब नहीं है कि आपकी जान छूट गई, मोस्टली होना ही चाहिए। मैं अगर रेकमेंड करूं तो मैं समझूंगा कि CBC, जिसकी मुझे थोड़ी सी नो हाव है, मैंने बताया आपको, यूरिन DR और LFT, ये ऐसे टेस्ट हैं जो पूरी पिक्चर इंसान की बना देते हैं, सेहत की पिक्चर बना देते हैं। तो ये अगर मैंने बताया कि ये मामला आते हैं, अगर किसी ये अब ये तो वो आ गई जो मैंने बताया, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको थायराइड के इश्यूज़ हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको, लेकिन जो आम हालात में साइन सिम्टम आती हैं, मुस्तकिल नौजिया रहना, मतली का रहना मुस्तकिल, गैर ज़रूरी बिला वजह। जो ख़वातीन होती हैं उनकी शादी होती है तो मॉर्निंग सिकनेस कहलाती है। बेबी जब प्रेगनेंसी होती है तो इब्तदाई 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने में उन्हें मतली हो रही होती है, वो एक नॉर्मल इशू है, वो एक अलग इशू है। लेकिन मुस्तकिल मतली हो रही हो और वो ना ख़त्म होती हो और कभी कभी वॉमिटिंग भी हो जाती हो, तो उस सूरत में डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो एक डॉक्टर का फ़र्ज़ है, या आप जो चूँकि इस शोबे से आपका फ़र्ज़ है कि आप वॉमिटिंग या नौजिया की मुस्तकिल होने की सूरत में बहुत सारी चीज़ें ढूंढेंगे। वो आपको मैं बताता हूँ कि आपने ये बनाना है, यानी कि साइन ऑफ डायग्नोसिस ट्रायंगल बनाना है, इसके मुताबिक जांच करेंगे। तो अगर आपको इसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है ऐसी जो जिसकी मतली की वजह है, मिसाल के तौर पे हो सकता है वो बासी खाना खाता हो, बाज़ार का खाना खाता हो, वो मतली की वजह सामने आ रही है, नहीं है तो ये करना। अगर कोई शख्स आगे आपसे कहता है कि मुझे एग्जाशन हो रही है, एग्जास्ट, वो नहीं कहेगा कि एग्जास्ट हो रहा हूँ, बोले थोड़ा सा काम करता हूँ थक जाता हूँ, हल्कान हो जाता हूँ। थकने और ये आगे लिखा है टायर्डनेस, टायर्डनेस के आगे मैंने EX बना दिया, एक्सेसिव टायर्डनेस। थकन अलग चीज़ होती है, एग्जाशन अलग चीज़ होती है, टायर्डनेस अलग है। मिसाल के तौर पे आपको मैं कहूँ कि 1-1.5 किलोमीटर चलें, जो नहीं भी चलता वो चलना शुरू कर देगा, चलेगा 1-1.5 किलोमीटर। मैं कहूँ नहीं और चलें, आप थोड़ा सा और चलेंगे, अब आप थकन का शिकार हो जाएंगे। जब आप और चलेंगे 1.5 किलोमीटर के बाद, 2 किलोमीटर के बाद, अब आप थकन के शिकार हो जाएंगे। मैं फिर कहूँ नहीं मज़ीद चलें अभी, और कोई प्रेशर हो कि नहीं चलना है लाजमी, अब आप एग्जास्ट हो जाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड इन उर्दू हल्कान हो जाएंगे आप। तो ये छोटे से नॉर्मल काम की वजह से अगर आप हल्कान हो रहे हैं, रूटीन वर्क की वजह से अगर आप थक रहे हैं, एक्सेसिव आपको थकन हो रही है, नॉर्मल से ज़्यादा थकन हो रही है, तो आपने कराना है। अगर आपको मुस्तकिल स्किन की सिम्टम आ रही हैं तरह तरह की, ख़ास कर ख़ारिश, ख़ास कर इचिंग, खुजली, और स्किन का कलर भी आपका तब्दील हो रहा है थोड़ा सा, जनरली आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ख़वातीन के तो माशाल्लाह सिर्फ चेहरे ही दिखते हैं हमारे माशरे में तो, लेकिन मेल फीमेल के अगर कोई नहीं, मेल फीमेल के हाथ भी दिख रहे होते हैं। तो लेकिन एज अ होल पूरे स्किन में अगर कहीं आपको पैचेज आ रहे हों, कहीं आपको ख़ारिश हो रही हो और ड्राइनेस हो, ड्राइनेस याद रखिएगा, एक्सेसिव ड्राइनेस, मैं स्किन में लिख देता हूँ, ये ज़रूरी था। कहाँ है जी स्किन? एक्सेसिव ड्राइनेस अगर आ रही है, ड्राइनेस अगर आ रही है तो आपने लीवर फंक्शन टेस्ट कराना है। ड्राइनेस की वजह मौसम नहीं होना चाहिए, ड्राइनेस की वजह ये जो हमारा ड्राई मौसम होता है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इचिंग, ख़ारिश, वो परसिस्टेंट, यानी परसिस्टेंट से मुराद रेगुलर मुस्तकिल ख़ारिश का आपको तकलीफ़ हो तो आपने LFT कराना। डिस्पेप्सिया, ख़ासकर फ़ैट, मिल्क, दूध के पीने से, मक्खन खाने से, इन चीज़ों से अगर आपको डिस्पेप्सिया या बदहज़मी हो रही है तो आपने LFT कराना, किसी को भी अगर ऐसा हो रहा है। मैंने बताया था आज का गोल्डन पॉइंट देख लें चाहें तो, वैसे मैं 10 बार बता चुका हूँ कि वो क्या है कि अगर आप डिस्पेप्सिया का शिकार हैं, बदहज़मी का शिकार हैं, डिस्पेप्सिया का शिकार हैं, तो उसमें आपने अगर आपने देखा
कि मुस्तकिल डिस्पेप्सिया के दो मेजर मामलात हैं, मैदे का मसला, जिगर का मसला। अगर आपने किसी मरीज़ को जो डिस्पेप्सिया का शिकार है, दूध पीने को उसको कहें ठंडा दूध, ठंडे से मुराद फ्रिज में रखा हुआ हो तो सही है, गर्म नहीं होगा, नॉर्मल दूध, ठंडा दूध अगर आप उसको पीने को कहते हैं और मरीज़ कहता है कि हाँ मेरे मैदे के दर्द में या मैदे की डिस्कम्फर्ट में बेहतरी आ गई, मैं बेहतर हो गया या हो गई, तो इसका मतलब है कि डिस्पेप्सिया की वजह जो है वो आपका लीवर नहीं है बल्कि वो मैदा है, स्टमक है। ठीक है, अच्छा, अब वो कोई भी वजह भी हम स्टमक नहीं बढ़ा रहे, लेकिन अगर मरीज़ कहता है या कहती है कि दूध पीने से तो मेरी हालत बिगड़ गई, ये ज़्यादा डिस्पेप्सिया हो रहा है और ज़्यादा मुझे बदहज़मी हो रही है, तो आपका लीवर जो है वो उसमें मुतासिर है, लीवर आपका मुतासिर है, आपका एलएफटी कराना। लेकिन लीवर मुतासिर से मुराद ये कि हम पित्ते को हम कंसिडर करेंगे, पित्ता जो है उसमें सूजन हो सकती है, कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है या कोलिलिथियासिस हो सकता है। कोलिसिस्टाइटिस पित्ते में सूजन और कोलिलिथियासिस पित्ते में पथरी। तो ये आज का मैंने आपको पॉइंट बताया। तो अगर आपको डिस्पेप्सिया है, ख़ासकर चिकनाई से हो रहा है बार बार, तो आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, पेट अच्छा येलोनेस, डार्क, अच्छा डिस्पेप्सिया डिस्पेप्सिया हो गया, ये तो आपको हो गया। तो मैं ब्लू वाला ख़त्म करता हूँ एक बार और कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, ख़ासकर आपको जो है आपके राइट क्वाड्रेंट में इस जगह पे दर्द, डिस्कम्फर्ट, परेशानी है, और ये साथ मिलेंगी सारी चीज़ें, एक अकेली चीज़ नहीं है। सिर्फ इचिंग है तो आप पहुंच जाओ, पता चला आप जो है गलत किस्म की कोई कॉस्मेटिक इस्तेमाल कर रही हैं और आपको इचिंग होगी तो आप डॉक्टर के गए मेरा एलएफटी कराओ, ऐसा नहीं है। या कोई मरीज़ आती है, आप उसे हिस्ट्री लेंगे ना, मैंने बताया ना ट्रायंगल बनाएंगे, हिस्ट्री लेंगे। अगर ये इनमें से कई चीज़ें, 3 चीज़ें इसमें से पॉजिटिव हैं, चलो यूँ कर लेते हैं, अगर 3 चीज़ें पॉजिटिव हैं, लाल वाली तो लाजमी, लाल वाली लिखी भी तो एक भी चीज़ पॉजिटिव होगी तो आपने एलएफटी कराना है। ब्लू में अगर 3 चीज़ें पॉजिटिव हैं तो आपने एलएफटी कराना है। ठीक है, क्या है कि ये ब्लू हो गया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, राइट क्वाड्रेंट, यहाँ दर्द है, मुस्तकिल प्रॉब्लम है, साथ में डिस्पेप्सिया है, तो आप समझ लेंगे आपने एलएफटी कराना है। वेट गेन, वेट लॉस की कई वजह हो सकती हैं, यानी बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ने या बहुत ज़्यादा वज़न कम होने की बुनियादी वजह थायराइड डिसफंक्शन हो सकता है, लेकिन आपने एलएफटी कराना है। ठीक है, इसके साथ साथ वेट गेन, वेट लॉस में एक आध ब्लू पकड़ना होगा और वजह भी देखनी होगी। आ जाए रेड पे, अगर आपका यूरिन डार्क आ रहा है, यूरिन डार्क आ रहा है, बहुत अच्छा पॉइंट याद आ गया, याद कराइएगा, यूरिन। ठीक है, अगर आपका यूरिन डार्क कलर का आ रहा है और सरसों के से तेल की तरह है या डार्क येलोनेस है, ये डार्क येलो है, तो आपने एलएफटी कराना है। साथ में उसके कोई ब्लू वाली एक आध सिम्टम हो तो वाई वाह, ठीक है, एलएफटी कराना है। अगर आपका न सिर्फ यूरिन बल्कि स्टूल यानी कि पेशाब और पखाने का रंग जो है वो डार्कन हो रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, यानी पुराने वक्त से पहले ज़्यादा डार्क हो रहा है, तो आपने एलएफटी कराना है। आपको जो है येलोनेस आ रही है या आपको जॉन्डिस है, अगर आपकी पसीने में भी आपको पीलापन नज़र आ रहा है, अब पसीने में कैसे नज़र आएगा कोई बताएगा? ये 3 फंक्शन से बात नहीं बनेगी, इतने सारे जो मैंने फंक्शन बताएं, मिसाल के तौर पे इसको हम दोहराना चाहें या बताना चाहें तो मैं बता दूं। जब हमारे पास एलएफटी की रिपोर्ट आती है लीवर प्रोफाइल की, तो उसमें बिलिरुबिन क्या, एचजीबीटी क्या, एलटी, एचजीओटी क्या, एसटी और अल्कलाइन फास्फेटेज एलपी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं और उसको हम ऊपर नीचे देख रहे होते हैं। हम जब फंक्शन समझ गए, पूरा फंक्शन समझ गए, तो फंक्शन समझने के बाद हम ये कह सकते हैं मुकम्मल तौर पे कि अब दरअसल हम बता सकते हैं आपको कि कौन सी चीज़ किस लिए बढ़ रही है, किस लिए कम हो रही है। देखिए बिलिरुबिन जब भी बढ़ेगा, बिलिरुबिन जो है प्योरली बिलिरुबिन जो है प्रोड्यूस बाय लीवर, जिगर का एक एंजाइम है, और बिलिरुबिन जब भी बढ़ेगा तो बिलिरुबिन बढ़ने का मतलब है कि देयर समथिंग इन द लीवर में कुछ ना कुछ चक्करबाजी है तो बिलिरुबिन बढ़ेगा। टोटल बिलिरुबिन जो है वो बढ़ता है जब
लीवर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ख़राबी होती है पूरे जिगर में कोई ना कोई ख़राबी होती है। लेकिन डायरेक्ट जो है बिलिरुबिन का जो टोटल बिलिरुबिन अगर बढ़ रहा है, तो अगर बैरून लीवर यानी जिगर के बाहर भी अगर कोई ख़राबी है, हेमोलाइसिस, देखिए बिलिरुबिन है क्या, वो टूटे फूटे सेल, आरबीसी, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि हेमोलाइटिक कंडीशन में ड्यू टू एनी काज हेमोलाइसिस जहाँ भी होगा जिस्म में, तो टोटल बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। टोटल बिलिरुबिन बढ़ने के साथ साथ जो है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी बढ़ेगा। इनडायरेक्ट क्या मतलब, लीवर से बराह रास्त नहीं है, लीवर से अलग है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी बढ़ेगा और टोटल बिलिरुबिन भी बढ़ेगा हेमोलाइसिस में। जैसा कि किसी को क्रॉनिक मलेरिया हो, क्रॉनिक मलेरिया में जी हाँ, क्रॉनिक मलेरिया में बढ़ेगा आपका बिलिरुबिन बढ़ेगा और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ेगा। क्रॉनिक मलेरिया में हेमोलाइसिस हो रही होती है, अगर पड़ा रहेगा ब्लैक वाटर फीवर, इतना बढ़ जाता है हेमोलाइसिस कि खून जो है पेशाब में आने लगता है और ब्लैक वाटर हो जाता है। अभी हम ज़रा इसी तरफ रहते हैं तो फिर बात करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है डायरेक्ट जो बिलिरुबिन है, डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ रहा है, वो याद रखिएगा। डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ने का मतलब ये है कि हमारे जिगर में, जी डायरेक्ट हमारे जिगर में, लीवर में कोई ना कोई गड़बड़ है, कोई ना कोई ख़राबी हो गई है। डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ने का मतलब है कि वायरल इन्फेक्शन ऑफ द लीवर या एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द लीवर, या जो है अल्कोहल लेने की वजह से, अद्वियात लेने की वजह से लीवर डिसफंक्शन हो गया, फैट के बहुत ज़्यादा फैटी लीवर हो गया। तो इसके अलावा जो है ऑटो इम्यून कंडीशन में जो है डायरेक्ट बढ़ जाएगा। गाल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन में या गाल ब्लैडर के ऑब्स्ट्रक्शन में या गाल ब्लैडर स्टोन में, गाल स्टोन में या गाल ब्लैडर के किसी भी चीज़ में जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ेगा। टोटल बिलिरुबिन भी थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह में। अच्छा, अब आइए बिलिरुबिन के बाद है एसजीपीटी या एएलटी, इसे पीटी ओटीपीटी भी कहते हैं, इसे ओटी और पीटी। तो ये ओटी जो है एसटी है और पीटी जो है एलटी है। एएलटी आपका बढ़ेगा किसी भी किस्म की जो है आप अल्कोहलिज्म लेंगे तो बढ़ जाएगा, हेपेटाइटिस होगा तो बढ़ जाएगा, सिरोसिस ऑफ लीवर होगा तो भी आपका एएलटी बढ़ेगा, सिरोसिस ऑफ लीवर में भी बढ़ेगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा आपको जो है इस तरह की कैफियत हो, लेकिन फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी एएलटी बढ़ता है। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से एएलटी बढ़ जाता है, अगर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो बढ़ जाता है, और कोई मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तो बढ़ जाता है। तो अच्छा, इसके अलावा एएलटी का ताल्लुक यानी एसजीपीटी, पीटी का ताल्लुक जो है पीटीओटी कहते हैं, पीटी का ताल्लुक इसका खालिसतन जिगर से। जिगर में जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपका जो है एएलटी बढ़ा हुआ होगा। लेकिन याद रहे कि एएलटी के थोड़े बहुत बढ़ने से कोई ज़्यादा कैफियत नहीं होती। मैंने कहा जिगर आधा भी ख़त्म हो जाए तो कुछ नहीं होता। एएसटी जो है, हम एएसटी ये जो है इसके बढ़ने से, एसजीओटी बढ़ने से खालिसतन या डायरेक्टली, जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलिरुबिन में बताया, खालिसतन या डायरेक्टली जिगर का कोई ताल्लुक नहीं होता। किडनी, हेपेट और रेनल फेलियर, किडनी, दिल यानी हार्ट, या ओवरीज ऑफ दी फीमेल की ओवरीज में, या इंसानी बोन, हड्डी, दिल, किडनी और ओवरीज में भी कोई प्रॉब्लम होगी या इन्फ्लेमेशन होगी या डिस्ट्रक्शन होगी तो भी एएसटी बढ़ जाएगा। तो एएसटी बढ़ने पर हमें सिर्फ लीवर को ही नहीं देखना है, बल्कि लीवर को, एएसटी के साथ साथ एएलटी बढ़ जाएगा, तब जाके हम सोच सकते हैं कि लीवर का मसला है। हाँ, अगर लीवर डिस्टर्ब होगा तो भी एएसटी बढ़ सकता है, लेकिन उसके साथ साथ एएलटी या बिलिरुबिन में भी कहीं ना कोई फ़र्क आएगा। सिर्फ एएसटी बढ़ने का मतलब है कि कहानी कहीं और भी हो सकती है। जैसा कि टोटल बिलिरुबिन बढ़ने का मतलब क्या होता है कि कहानी कहीं और भी हो सकती है, यानी कि हेमोलाइसिस। इसी तरह दोस्तों है, ये तो बड़ा लंबा लेक्चर हो गया और पक गए होंगे आप लोग, लेकिन वक्फे के साथ साथ मैं पढ़ा रहा हूँ। चलें जल्दी करते हैं, इसे ख़त्म करते हैं। अब आ जाएं इस अल्कलाइन फॉस्फेटेज की तरफ। अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो किसी भी किस्म का आप ये देखें कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज जब भी बढ़ेगा तो याद रखें कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है ऑस्टियोब्लास्ट यानी कि
बोन की जो डिजीज़ें हैं, बोन की जो डिजीज़ें हैं उसमें भी जो है वो बढ़ जाएगा। ऑस्टियोब्लास्ट कहलाता है। ऑस्टियोब्लास्ट यानी कि ग्रोथ के टाइम पे बच्चों की ग्रोथ हो रही हो, लेकिन नॉर्मली बच्चों का बढ़ा हुआ होता है एलपी, इसलिए उसकी रेंज भी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर किसी वजह से हड्डी में कोई प्रॉब्लम है तो फिर ये कैफियत जो है एलपी की आती है। एलपी बढ़ने का मतलब होता है कि जिगर के भी मामला जब मुतासर होंगे। ये सारे एंजाइम तो जिगर के हैं, इसकी कोई भी चीज़ कम बेश होगी दोस्तों तो जिगर मुतासर होगा। इसके अलावा मैं एक चार्ट बना के, जो आपके पास जो लैब्स की चार्ट होती हैं वो लाइएगा तो उस पर मैं पूरी तरह समझा दूंगा। अब आ जाइए अल्कलाइन फॉस्फेटेज। मैंने आपको बताया अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्यों बढ़ रहा है कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज या एलपी इसलिए बढ़ रहा है कि हम जो है हड्डियों के भी मसाइल होते हैं अलावा जिगर के। फिर आ जाइए प्रोटीन की तरफ। दोस्तों मैंने बताया था प्रोटीन प्रोड्यूस बाय, इधर कहीं लिखा था प्रोडक्शन में, प्रोटीन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। प्रोटीन प्रोड्यूस बाय लीवर। जब लीवर प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है कार्बोहाइड्रेट से या दीगर चीज़ों से, एल्बुमिन और ये प्रोड्यूस कर रहा है, जब भी आपको एल्बुमिन की जो रेशो या एल्बुमिन की वो कम नज़र आए रेंज, तो आप समझ लें कि लीवर जो है डिसफंक्शन हो रहा है या अपनी पूरी तरह कारकर्दगी करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तभी तो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन जो है वो कम हुई है। एल्बुमिन की कमी, प्रोटीन की कमी, ग्लोबुलिन की कमी, ये सारी जो हैं वो सारी के सारी इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि जो है लीवर जो है वो सही प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा। आ जाइए, एक चीज़ है प्रोटीन हो गया, एल्बुमिन हो गया और ग्लोबुलिन हो गया। अच्छा, इसके अलावा एजी रेशो क्या है? एजी रेशो है एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन रेशो। ये रेशो ज़्यादातर जब डिस्टर्ब होगा, ये सादा बातें बता रहा हूँ और सिर्फ लीवर से मुताल्लिक बता रहा हूँ, जिगर से मुताल्लिक मेरी ज़्यादा कंसंट्रेशन है, बाकी और कई जगह भी मुतासर होता है। सबसे अहम बात ये बताना थी कि AST जो है वो उसका ताल्लुक जिगर से नहीं है, फिर भी वो बढ़ रहा होता है। उसका ताल्लुक दिल से, गुर्दों से और ओवरीज से, बोन से भी है। तो ये एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन रेशो जो है वो जब बढ़ेगा हेपेटोरेनल फेलियर होगा, या यानी कि गुर्दे भी फेल हो रहे होंगे जिगर के साथ साथ, या सिर्फ गुर्दे फेल हो रहे हों या गुर्दे भी फेल हो रहे हों जिगर के साथ साथ, एक कंडीशन आती है दैट इज़ कॉल्ड हेपेटोरेनल फेलियर। हेपेटोरेनल फेलियर होगा तो भी जो है एजी रेशो बढ़ जाएगा। अगर किसी को ग्लूकोज उसको ग्लूटीन अगर एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा होगा, वीट एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा होगा, गंदम एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा होगा आंतों में, तो उसको भी जो है ये बढ़ जाएगा एजी रेशो। तो जब हम देखते हैं कि हमारे आंतों में बच्चा खा रहा है और वो गंदम नहीं खा पा रहा, तो एजी रेशो बढ़ा हुआ होगा उसका। और अगर बच्चे के पेट में कीड़े हों या किसी वजह से उसके आंतों में प्रॉब्लम हो गई हो, इन्फेक्शन हो गया हो, तो भी जो है एजी रेशो बढ़ जाएगा। एल्बुमिन कम होगा, एल्बुमिन कम होने की वजह बता दी, SGPT बढ़ने की वजह बता दी। अच्छा, एक बात और बता दूं कि ये जो है मैंने प्रोडक्शन के हवाले से बताया था कि ये जो है हमारा प्रोडक्शन करता है क्लॉटिंग फैक्टर भी, सिंथेसिस क्लॉटिंग फैक्टर भी हमारे लीवर की वजह से प्रोड्यूस होता है। क्लॉटिंग फैक्टर, कोगुलेशन फैक्टर। तो अगर लीवर डैमेज होगा या डिस्टर्ब होगा तो INR या PT प्रोथर्मिंग टाइम और ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, क्लॉटिंग फैक्टर जिसका ख़त्म हो जाएगा। और इसमें जो है आप देखेंगे कि हम जब देखते हैं कि PT APTT या INR मुतासिर हो रहा है, इसका मतलब है कि क्लॉटिंग फैक्टर ऑफ दी ब्लड वो मुतासिर हो रहे हैं, इसका मतलब है जिगर में कहीं ना कहीं ख़राबी है। तो अगर देखा जाए तो LFT या लीवर प्रोफाइल में ये चीज़ें भी आती हैं, PT APTT और INR ये भी देखी जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें और भी देखी जाती हैं, स्कैन भी होता है और बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये था आपका आज का लेक्चर, और मैं सॉरी तो नहीं करूँगा, जाहिर है कि मैंने बड़े वक्त से आप लोगों को पढ़ाया समझाया। इंशाअल्लाह इसको मज़ीद बताऊंगा जब कोई सवाल आप लोग करेंगे। अभी नहीं कीजिएगा, अभी तो सवाल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम।